हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। सांख्यिकी के बेस कुछ क्वेश्चंस को हम कर चुके हैं और सांख्यिकी में आंकड़े क्या होते हैं, प्रारंभिक आंकड़े क्या होते हैं और किस प्रकार उनका सारणीयन किया जाता है, ये पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं। उससे बेस हम उदाहरणों को भी कर चुके हैं जिसमें हमने बारंबारता, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास आपका फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, और हमने वर्ग अंतराल, हमने वर्ग अंतराल के बारे में उसमें पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, इसके बारे में अच्छे से हमने उसमें पढ़ा। और हमने आइए इसमें हम अभ्यास 14.3a करते हैं और आगे क्वेश्चनों को समझते हैं। अब आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अब आलेखीय निरूपण किस प्रकार होगा, देखिए, एकत्रित किए गए आंकड़ों को चित्रात्मक ग्राफ रूप से प्रस्तुत करने को आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कहलाता है। क्या करना कि आप चित्र के रूप में ग्राफ को प्रस्तुत करेंगे और वो क्या होगा, उसका आलेखीय निरूपण कहलाता है। प्राय अलग अलग मदों की तुलना को आलेख की सहायता से अच्छी तरह से दर्शाया जाता है। तब वास्तविक आंकड़ों की तुलना में इस निरूपण को समझना अधिक सरल हो जाता है। जैसे कि इस अनुच्छेद में हम निम्नलिखित आलेखीय निरूपणों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से आलेखीय निरूपण है उनका अध्ययन हम करेंगे। फर्स्ट क्या है, दंड आरेख। तो फर्स्टली आप बनाएंगे दंड आरेख को। सेकेंडली आप क्या करेंगे, एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र। थर्ड आप क्या करेंगे, बारंबारता बहुभुज के बारे में समझेंगे और ये क्या होंगे, आपके आलेखीय चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़े। अब देखिए दंड आरेख क्या होता है आपका, इसके बारे में हम समझते हैं। यह आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्राय एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं और दूसरे चरण के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए y अक्ष पर दिखाए जाते हैं। अब दंडों की ऊंचाई चर के मान पर निर्भर करती है, यह आपको देखना चाहिए इसमें। और x अक्ष और यहाँ पर y अक्ष आपको लेना पड़ता है और दंडों की ऊंचाई चर के मान पर, जितने भी चर होंगे उस हिसाब से हम दंड की ऊंचाई रखेंगे। अब होता है आपका बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज वह नाम है जो एक चार्ट क्लास प्राप्त करता है जो एक आवृत्ति हिस्टोग्राम से बनाया जाता है और ये हिस्टोग्राम आकृतियों को प्रतिबिंबित करके के लिए ऊर्ध्वाधर स्तंभों का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वाधर जैसे आपके इस प्रकार के स्तंभ होते हैं। यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका मूल बिंदु। तो यहाँ से हम इस प्रकार ले लेंगे और ये जिस बिंदु तक होता है वहाँ तक हम इसकी रेखा बनाते चले जाएंगे इस प्रकार। अब देखिए ये हिस्टोग्राम से बना है। आवृत्ति बहुभुज इन स्तंभों के उच्चतम बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है। जो उच्चतम बिंदु होते हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ते चले जाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, बारंबारता बहुभुज इस प्रकार से बन जाता है। अब देखिए संचय आवृत्ति चक्र वक्र। संचय आवृत्ति चित्रों में हम समस्त समान आवृत्तियों को किसी विशेष क्रम, घटते या बढ़ते से संचित करते जाते हैं और फिर संचित आवृत्तियों के आधार पर ऊंची या नीची सीमाएं प्रदर्शित करने के लिए वक्र खींचते हैं। इन चित्रों को तोरण या ओगाइव भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो अब नेक्स्ट देखिए, वर्ग चिन्ह। क्या हो गया, वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतरालों के इन मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम उस वर्ग की अंतराल की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का योग प्राप्त करते हैं, तो इसको 2 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार हमारा आता है वर्ग चिन्ह। जैसे मैं यहाँ टेबल लिख दूंगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50, 50 to 60। अब आपका क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो आप इसकी ऊपरी सीमा, निम्न सीमा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपका 5। तो आपका वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। इसका निकालेंगे तो 20 प्लस 10/2 तो आ जाएगा 15। 30 प्लस 20/2 तो आपका आ जाएगा 25। उसी प्रकार 40 प्लस 30/2 तो क्या आएगा आपका 35। 40 और 50/2 करेंगे तो क्या आएगा आपका 45। 50 और 60 करेंगे अपॉन 2 तो आएगा 55। तो क्या आ जाएंगे आपके वर्ग चिन्ह, क्या आ जाएंगे, जिनको हम x भी मान लेंगे या मध्यमान इनके मान लेंगे, मध्यमान हमारे आ जाएंगे। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या हो गया, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2 आपका आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, बारंबारता बहुभुज का प्रयोग। तो बारंबारता बहुभुज का प्रयोग आप कैसे करेंगे, बारंबारता बहुभुज का प्रयोग तब किया जाता है जबकि आंकड़े सतत और अधिक, बहुत अधिक होते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक होगी। यह समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने में, अर्थात एक ही कक्षा के दो अलग अलग सेक्शनों के प्रदर्शनों की तुलना करने में अधिक उपयोगी होते हैं। तो बारंबारता बहुभुज का प्रयोग कब होता है, जब आंकड़े सतत हों। कैसे हों, सतत हों और बहुत अधिक होते हैं। यह समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने में तथा अर्थात एक ही कक्षा के दो अलग अलग सेक्शनों को अगर आपको प्रदर्शन करना है, उनकी तुलना करने में अधिक उपयोगी होता है। तो ये क्या हो गया आपका बारंबारता बहुभुज। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। एक संगठन ने पूरे विश्व में 14 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े परसेंटेज में प्राप्त किए हैं। अब देखिए किस प्रकार है, क्रम संख्या आपको दी गई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब कारण और यह है महिला मृत्यु दर। जनन स्वास्थ्य अवस्था क्या है 31.8। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था में कितनी महिला मृत्यु दर है 25.4। क्षति, कोई क्षतिग्रस्त है तो आपका 12.4। हृदय वाहिका अवस्था, हार्ट अटैक अगर आपका आ जाता है तो 4.3% महिला ऐसी हैं। श्वसन अवस्था क्या है आपकी 4.1 आ गई। और अन्य कारण क्या आ गए आपके 22.0। अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय निरूपण के रूप में निरूपित कीजिए। सेकंड क्या है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो कौन सी अवस्था है जो पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य मृत्यु कारण है, वो हमें देखना है। और थर्ड क्या है आपका, अपनी अध्यापिका की सहायता से दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए और जिसके ऊपर क्या है, सेकंड में भूमिका में रही हो, जो मुख्य भूमिका में रही हो, वो बातें आपको इसमें बतानी है। अब देखिए, कोई भी पैमाना लेकर क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज क्या होते हैं आपकी, ये जो लाइनें होती हैं, जो आपकी होती है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर होती है। क्या हुई आपकी क्षैतिज, जो आपकी लेटी हुई लाइन होंगी वो क्षैतिज होंगी और जो आपकी खड़ी हुई लाइन होती है वो क्या होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ये बात आपको क्लियर हो गई। कारणों को निरूपण करते हैं, सभी दंड समान चौड़ाई के होने चाहिए तथा उनके बीच समान दूरी हो। दूरी कैसी हो, समान हो। महिला मृत्यु दर परसेंटेज को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करते हैं। कैसे करते हैं, ऊर्ध्वाधर आपके खड़े वाली, क्योंकि अधिकतम दर क्या है परसेंटेज 31.8 है, इसलिए पैमाना 1 मात्रक 5% ले सकता है। तो अगर पैमाने पर आपका एक मात्रक है तो उसको 5% वो ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है महिला मृत्यु दर, ये जन स्वास्थ्य अवस्था, ये तंत्रिका मनोवैज्ञानिक अवस्था, ये क्षति आपको दी गई है, ये हृदय वाहिका अवस्था, ये श्वसन अवस्था, ये अन्य कारण। ये समझ में आया आपको। अब देखिए जनन अवस्था क्या है आपकी 31 तक है, कहाँ तक लिया है हमने 31 तक। और आपकी क्या है ये तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ये आपकी 25 तक हमने ली है। क्या लिए 25 तक, ये 31। आपकी क्षति वाली हमने कितनी ली है, ये हम देख लेते हैं। क्षति वाली हमें कितनी दी गई है, देखिए 12.4।
ये 25.4, ये 12.4। हृदय आवाही की अवस्था कितनी दी गई है आपको, देखिए 4.3, और ये आपको दी गई है 4.1। ये कितनी दी गई है आपको, 22.5। इतना समझ में आया। ये अन्य कारण आ गए आपके। अब जनन स्वास्थ्य अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, क्योंकि अधिकतम मृत्यु दर 31.8% इसी अवस्था में है, और चिकित्सा को सुविधाओं का अभाव तथा सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों की निकटतम 10 तक की आंकड़ों के नीचे दिए गए हैं। अब देखिए क्षेत्र, अब प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट आपकी क्या आ गई, 940 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। अनुसूचित जनजाति, अब देखिए अनुसूचित जनजाति 970 है आपकी, क्या है। गैर अनुसूचित जाति कितनी है, 920 है। पिछड़े जिले कितने हैं आपके, 950 हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या। गैर पिछड़े जिले जो हैं उनमें 920 है महिलाएं और 1000 पुरुष हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 930 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं। शहरी क्षेत्रों में 910 महिलाएं हैं और आपकी 1000 पुरुष हैं। तो ये लड़कों पर लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दिया गया है आपको निकटतम 10,000 तक की। अब देखिए ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। सेकेंडली दिया गया है कि आप इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या उसका कंक्लूजन आ सकता है, ये आप इस कक्षा में देखेंगे। आइए देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी पैमाना लेकर क्षैतिज अक्ष पर क्षेत्रों में निरूपित करते हैं और सभी दंड आरेख चौड़ाई के आधार पर हमने बीच समान प्रति 1000 लड़कियों की संख्या ऊर्ध्वाधर में, और क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है 910 से 970 के बीच है, तो आपको क्या करना है, इसलिए पैमाने का जो मात्रक है, एक पैमाना मात्रक क्या है आपका 10 लड़की ले सकते हैं, तो एक मात्रक पे आप 10 लड़कियां ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से शुरू किया, देखिए 910, 920, 930, 940, 950, 960 और 970। अब देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण और शहरी। ये आपका आ गया 940 अनुसूचित जाति, 970 अनुसूचित जनजाति, 920 गैर अनुसूचित जाति, 950 आपके आ गए पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले कितने आ गए आपके 920, ग्रामीण कितने आ गए आपके 930, शहरी कितने आ गए आपके 910। अब सेकंड क्या है, अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक 970 है, यह है अनुसूचित जनजाति, तथा शहरों में सबसे कम है, कितनी है 910। तो 910 शहर में है और 970 कहाँ पर है आपकी अनुसूचित जनजाति। ये बात आपको समझ में आई अच्छे से। अब देखिए एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न पार्टियां द्वारा दी गई परिणाम निम्न प्रकार है। राजनीतिक पार्टी और जीती गई सीटें, तो ए बी सी डी ई और एफ, ये है 75, ये आ गई आपकी 55, ये आपकी आ गई 29, ये आ गई 37। अब मतदान के परिणामों को निरूपण करने वाला एक दंड आरेख खींचिए। अब देखिए किसी राजनीतिक पार्टी में अधिकतम सीटें कितनी हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी पैमाना लेकर क्षैतिज अक्ष पर राजनीतिक पार्टियों को निरूपित करते हैं और सभी दंड आरेख चौड़ाई के साथ कीजिए तथा उनके बीच की दूरी कितनी है देखिए। अब देखिए जीती गई सीटों को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करते हैं, तो अधिकतम सीटें कितनी है 75 है, इसलिए पैमाना एक मात्रक 10 सीटें ले सकता है। तो आपका गया यहाँ पर क्या आ गया ए पॉइंट, ये देखिए कितना है 75 तक, बी पॉइंट कितना है आपका 55 तक, ये आपका 37, डी पॉइंट आपका 29, ये आपका 10 और ये आ गया आपका 37। अब राजनीतिक एक पार्टी में अधिकतम संख्या कितनी है 75
जीती हैं। अब एक पौधे 40 पत्तियों की 1 किलोमीटर की शुद्ध मापी गई हैं। प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में निरूपित कीजिए। अब दिए गए किलोमीटर में पत्तियों की संख्या आपको दी गई है ये पूरी। अब दिए गए आंकड़ों को निरूपित वाले एक आयचित्र खींचिए। सेकंड, क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई एक अन्य उपयुक्त आलेख है? थर्ड, क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 किलोमीटर की पत्तियां सबसे अधिक हैं और क्यों? अब वर्ग अंतराल लिए गए हैं हमारे, बढ़ाकर और 0 से घटाकर हमने बनाना है, तो हमने पूरे वर्ग अंतराल बना लिए, इनको इक्वल कर लिया और पत्तियों की संख्या आपकी ये लिखी गई है। अब नेक्स्ट देखिए, अब दिए हुए आंकड़ों का आयचित्र हमने बना लिया। ये देखिए, ये हमारा आ गया, ये हमारा 12 आ गया, ये हमारी संख्या आ गई, ये हमारा आ गया यहाँ पर 4 और ये आ गया आपका इस प्रकार। तो ये किलोमीटर में है। अब इन्हें आंकड़ों को निरूपित करने वाले एक आरेख बारंबारता बहुभुज है, क्योंकि किलो मिलीमीटर 14.5 से 15.3 किलोमीटर के बीच लंबाई वाला पत्तियों के बीच सबसे अधिक 12 है, परंतु इसका अर्थ यह है कि कदापि नहीं है कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई 153 किलोमीटर है, वो उसके बीच में निरूपित करता है। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार निरूपित करके क्वेश्चनों को बना सकते हैं, उन्हें कैसे सारणीयन कर सकते हैं, उन्हें कैसे बारंबारता में बांट सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।